आज का एपिसोड जो है पूरा वीडियो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इन द माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी चैन। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, जैसा कि आपको पता है। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो रेस्पिरेटरी चैन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है, जो अलग अलग टाइप के डिहाइड्रोजनेज ग्रुप से, जैसे NADH और FADH से जो डिहाइड्रोजनेज ग्रुप है उनसे हाइड्रोजन लेकर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये कैसे वर्क करता है इस पूरे वीडियो में इसको समझेंगे। ये सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इस वीडियो से आप ये हमेशा के लिए समझ जाएंगे ये काम कैसे करता है। बहुत छोटा सा वीडियो है, 5 से 10 मिनट का होगा। केवल इसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ ही कंपाइल कर देंगे हम। तो देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन फुल फॉर्म ETS कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या आउटर चैम्बर, आप पहले सारी लेबलिंग को समझ लें। दिस इज कॉल्ड एज आउटर चैम्बर। अब इसकी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये वाली, ये हमने यहाँ शो की है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये आपका आउटर चैम्बर है या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, और ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये स्पेस है। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हमारे 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4। इसके अलावा साइटोक्रोम C और ATP सिंथेटेज, ये कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स होता है NADH डिहाइड्रोजनेज ग्रुप। तो बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको आपको केवल इस तरीके से समझना है कि ये पर्टिकुलर अपनी नाम, अपना डेफिनेशन, अपना पूरा जो है सिस्टम पूरा खुद बता देते हैं। जैसे ये है NADH डिहाइड्रोजनेज, D मीन्स निकाल दिया, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन को, ASE मीन्स एंजाइम। तो वो एंजाइम जो हाइड्रोजन को निकालते हैं, किससे निकालते हैं? NADH से। ये देखिए NADH है। आपको याद होगा, आपने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में पढ़ा होगा, बहुत सारे हाइड्रोजन कैरियर्स होते हैं जो हाइड्रोजन को ले लेते हैं, और हाइड्रोजन को ले जाने के बाद ये रिड्यूस हो जाते हैं, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन कैरियर हाइड्रोजन को डिलीवर करते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो 2 तरीके का हाइड्रोजन कैरियर है। पहला हाइड्रोजन कैरियर है NADH और दूसरा है FADH। अब इसके बारे में एक चीज़ समझ लेना है आपको कि जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ग्रुप, ये अकेला ऐसा एंजाइम है जो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बाकी सारे एंजाइम जो होते हैं मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन केवल ये एंजाइम ऐसा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में बदलते टाइम पर काम करता है, और ये केवल ऐसा होता है जो पाया जाता है। इसके बारे में ये खासियत है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसके जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो पूरे ट्रांस मेम्ब्रेन है। जैसे ये दोनों मेम्ब्रेन के यानी मैट्रिक्स में भी है और यहाँ आउटर चैम्बर में भी है, ये भी मैट्रिक्स में है, ये भी आउटर चैम्बर में। लेकिन केवल अकेला एंजाइम ऐसा है जो केवल इस जगह पर मौजूद है, आउटर मेम्ब्रेन पे ट्रांस नहीं हुआ यानी बाहर नहीं निकला हुआ है। नेक्स्ट, बाकी सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं। अब आते हैं इनके वर्क पे। सबसे पहले इनका वर्क समझते हैं। तो NADH डिहाइड्रोजनेज का काम है NADH से हाइड्रोजन को लेना। अब सबसे पहले ये बात समझ लेना, ये हाइड्रोजन ले ली। इस हाइड्रोजन को लेने वाले जो चीज़ होती है वो होती है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एक प्रोटीन है। आगे ये हाइड्रोजन को जैसे ही यहाँ से लेगी, ये हाइड्रोजन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देगी। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है कि हाइड्रोजन कैसे इधर से इधर हो जाता है, ये प्रोटॉन कैसे बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहला वर्क जो है आपको इस चीज़ को सीखना है कि हाइड्रोजन को ब्रेक करने का काम कौन करता है? यहाँ पर प्रोटीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देगी। ये हाइड्रोजन को यहाँ से लेती है और हाइड्रोजन को तोड़ देती है किसमें? प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का असल में काम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम ये है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा, और एनर्जी को रिड्यूस करते 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 इस तरीके से लाना है कि ये इस स्टेज पे आ जाए कि आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाए। तो मॉलिक्यूल जो एक्सेप्ट करता है इस इलेक्ट्रॉन को वो होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है और H2 बनाता है, उसको भी बताएंगे। और जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकल रही है, इस एनर्जी का काम क्या है?
इस एनर्जी का काम है हाइड्रोजन को इस मैट्रिक्स से आउटर चैम्बर में फेंकना। इसका केवल एक काम है। इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे सपोज करिए कि ये कोई पहाड़ है और आप किसी पत्थर को लुढ़काकर यहाँ से ताकत लगाकर यहाँ तक ले आते हैं। तो आपने जो काम किया है वो सारा काम इस पत्थर के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब यहाँ पर जाकर आप इसे लात मार दें तो ये लुढ़कता हुआ नीचे आ जाएगा। तो जितनी भी एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद ये फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जितना भी प्रोटॉन यानी कि इसको जितना भी पंप किया जाता है मैट्रिक्स से बाहर की तरफ, सारी की सारी एनर्जी कहाँ पर आ जाती है? इन प्रोटॉन्स में। अब इन प्रोटॉन्स के बाहर आ जाने से एक तैयार होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि ये अपने नेचर के विपरीत यहाँ पर प्रोटॉन इस जगह से इस जगह पर ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, फिर भी यहीं से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये प्रोटॉन यहाँ ग्रेडियंट तैयार होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन इस जगह आउटर चैम्बर में हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आयंस, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस का जमा हो जाता है। ये कहलाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को बार बार क्यों बता रहे हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत होती है एटीपी के निर्माण में, क्योंकि बगैर इसके एटीपी सिंथेसिस नहीं हो सकती। अब हम समझते हैं एक एक स्टेप को। NADH डिहाइड्रोजनेज ग्रुप सबसे पहले हाइड्रोजन को डिलीवर करेगा इस फर्स्ट डिहाइड्रोजनेज ग्रुप में। NADH जब जैसे ही हाइड्रोजन ले लेगा वैसे ही इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देगा और प्रोटॉन को पंप कर देगा आउटर चैम्बर में, और इलेक्ट्रॉन को लेकर आयरन सल्फर प्रोटीन को दे देगा। आयरन सल्फर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें आयरन होता है, सल्फर होता है और ये प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को डिलीवर कर देंगे यूबिक्विनोन। ये है यूबिक्विनोन। अब इस यूबिक्विनोन की भूमिका समझ लो। पहले किताबों में NCERT बहुत सारी लाइन्स इस तरीके से लिखी गई हैं कि आपको जो अधूरी जानकारी मिल पाती, इस तरीके से आप उसको सही तरीके से एसिमुलेट नहीं कर पाते, इसलिए वो एक प्रॉब्लम बन जाती है आप लोगों के लिए। आप समझ नहीं पाते ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो यूबिक्विनोन का काम क्या है? यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन तो लेता ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और लेता है, वो है हाइड्रोजन प्रोटॉन। इस प्रोटॉन को ये मैट्रिक्स से लेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को लेगा और UqH2 यानी कि यहाँ पर यूबिक्विनोन रिड्यूस फॉर्म में बना देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को समझ लेना। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, लेकिन प्रोटॉन को भी लेगा और उसके बाद यूबिक्विनोन रिड्यूस फॉर्मेशन में इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1 का काम। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स 2 पर। कॉम्प्लेक्स 1 के बिल्कुल बगल में कॉम्प्लेक्स 2 कभी नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है वो अलग होता है, कॉम्प्लेक्स 2 अलग है, कॉम्प्लेक्स 3 बीच में है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2 हमने पहले ही बताया था। कॉम्प्लेक्स 2 सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में एक एंजाइम है, दूसरा ट्रांस मेम्ब्रेनस नहीं होता है, बिल्कुल आधी मेम्ब्रेन तक होता है, तीसरा ये NADH डिहाइड्रोजनेज ग्रुप नहीं है बल्कि FADH है। FADH क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, FAD। जैसे ये FN है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये फ्लेविन प्रोटीन बोलते हैं इसको, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है। वैसे ये FAD ये भी क्या लेता है? ये भी यहाँ पर FADH2 से हाइड्रोजन को लेगा और FAD में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ये करता था, ये हाइड्रोजन को पंप कर देता था बाहर, ये हाइड्रोजन को पंप नहीं कर सकता बाहर, तोड़ेगा ये भी इसको हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देगा। लेकिन ये प्रोटॉन जो होते हैं, ये प्रोटॉन मैट्रिक्स में रह जाते हैं, ये पंप होकर बाहर नहीं आते। इसकी तीसरी विशेषता ये है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इस इलेक्ट्रॉन को भी कौन ले लेगा? यूबिक्विनोन। और हाइड्रोजन को कहाँ से लेगा? मैट्रिक्स में, जैसे कि यहाँ से लिया, और यूबिक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ गई? यानी कॉम्प्लेक्स 1 का काम ये था। कॉम्प्लेक्स 2 का काम क्या था? कॉम्प्लेक्स 1 का काम था, कॉम्प्लेक्स 1 में 3 काम हुए। प्रोटॉन जो हाइड्रोजन लिए उनको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ा गया, प्रोटॉन को बाहर पंप किया गया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया गया यूबिक्विनोन पे। ठीक है, FAD था, फिक्स्ड है, एंजाइम के रूप में वर्क कर रहा है। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड जब बन रहा होता है तब ये होता है FADH2 बनते हैं। FADH2 से जो हाइड्रोजन लेता है उस हाइड्रोजन को भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तोड़ा जाता है, लेकिन इस प्रोटॉन को बाहर पंप नहीं करके ये वापस मैट्रिक्स में भेज देता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन ले लेता है। यूबिक्विनोन जो होता है, यूबिक्विनोन
हमेशा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। यूबिक्विनॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, यहाँ से प्रोटॉन को भी लेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलाकर यहाँ पर हाइड्रोजन बना देगा और हाइड्रोजन यहाँ पर यूबिक्विनॉन से एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। यही हाइड्रोजन ये डिलीवर करेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में। अब देखिए यहाँ से भी यूबिक्विनॉन आए थे, यहाँ से भी यूबिक्विनॉन आए थे, यानी यूबिक्विनॉन जो होते हैं अलग अलग जो डिहाइड्रोजनेज ग्रुप होते हैं, इन दोनों डिहाइड्रोजन ग्रुप से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर इसको डिलीवर कर देते हैं। यहाँ भी फिर वही काम होगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में तोड़ दिए जाएंगे और प्रोटॉन्स को पंप कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो प्रोटॉन बना इससे उसको ले लिया, यहाँ से जो प्रोटॉन बना उसको ले लिया, ये पूरे प्रोटॉन पंप कर दिए इस जगह। क्यों कर दिए? किसकी एनर्जी की हेल्प से कर दिए? इलेक्ट्रॉन एनर्जी की हेल्प से कर दिए। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की हेल्प से ये प्रोटॉन भी यहाँ पंप कर दिए गए। अब यहाँ पर एक मोबाइल कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसको बोलते हैं साइड सी। ये साइड सी जो होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फोर्थ को दे देगा, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक कॉपर कंटेनिंग ग्रुप है जो यहाँ से साइड सी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अभी भी इतनी ज़्यादा है कि इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से फिर से प्रोटॉन को, जो मैट्रिक्स में मौजूद हैं, उन प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ आउटर चैम्बर में पंप कर दिया जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कंडीशन में आ जाएंगे कि इजीली एक्सेप्ट कर लिए जाएं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी और प्रोटॉन के साथ मिलकर H2O को बना दिया जाएगा। सिंपली जो फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन आए, यहाँ भी आपका ये प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो गए। कहाँ पर इकट्ठे हो गए? आउटर चैम्बर में। इसकी वजह से क्या तैयार हुआ? प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब बार बार प्रोटॉन ग्रेडियंट का नाम क्यों ले रहे हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट का नाम इसलिए ले रहे हैं कि अब यहाँ पर एक चीज होगी जिसको बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक। केमी ऑस्मोटिक एक थ्योरी है, इस थ्योरी को दिया था पीटर मिचेल ने, और ये बार बार देखो, ये कीमियोस्मोटिक थ्योरी फोटोसिंथेसिस में भी है और ये कीमियोस्मोटिक थ्योरी आपकी इस जगह पर यानी कि रेस्पिरेशन में भी है। कीमियोस्मोटिक थ्योरी ये कहती है कि जितना भी प्रोटॉन पंप हुआ है इसकी टेंडेंसी होती है अंदर जाने की। कहाँ अंदर जाने की? मैट्रिक्स में। किसके मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी इस तरीके की, टेनिस के रैकेट के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। याद है आपको? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम को एक नाम और दिया गया F0 F1 पार्टिकल। अब F0 क्यों है? F0 इसलिए क्योंकि ये मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, और F1 पार्टिकल क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब F0 F1 पार्टिकल एक स्पेशल टाइप का एटीपी सिंथेटेज मॉलिक्यूल है जिसके थ्रू ही ये पूरी की पूरी इनर मेम्ब्रेन प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल होती है। कैसी होती है? इम्परमिएबल, यानी कि अगर ये घुसना भी चाहे अंदर तो ये अंदर नहीं जा सकते। तो इनको यहाँ पर एंटर करने के लिए एक जगह की जरूरत होती है जो होता है आपका लास्ट ग्रुप एटीपी सिंथेज ग्रुप। यहाँ पर एटीपी सिंथेज F0 F1 पार्टिकल इस तरीके से काम करता है कि जितने भी प्रोटॉन यहाँ पर आए हैं, सारे प्रोटॉन, ये 1 2 3 ये सब के सब प्रोटॉन इस जगह से एंटर करेंगे। अब इस जगह से जैसे ही एंटर करेंगे और अंदर की तरफ जाएंगे, ये प्रोटॉन वापस अंदर आएंगे, तो इस जगह पर इसका प्रोटीन कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा और कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से यहाँ पर एडीपी पीआई के साथ जुड़कर, ये एडीपी पीआई के साथ जुड़कर एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, आसानी समझ में आ सकती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है सारे बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या जो 12th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप आसानी से समराइज कर सकते हैं इन पॉइंट्स। पहला पॉइंट यहाँ पर ये लिखेंगे जो दिया गया है, NADH डिहाइड्रोजनेज ग्रुप दैट स्प्लिट द hydrogen into proton and electron, pump the proton into outer chamber, electron transfer to ubiquinone. Ubiquinone takes the proton from matrix, convert into ubiquinone H2. Now the complex third also do the same, take the hydrogen from FADH2, split into proton and electron, but the proton pump back to the matrix and electron to the ubiquinone, and this ubiquinone take the proton from matrix and electron from this and take the ubiquinone H2, form the ubiquinone H2, and this ubiquinone H2 both of side ubiquinone H2 transfer the
hydrogen to the complex third, side B, take this, split the hydrogen into proton and electron transfer to side C and proton pump to the outer chamber. Electron taken from there, side C is a mobile carrier, take the electron from this complex third, deliver it to complex fourth, where the electron energy transfer the proton from inner chamber to outer chamber, and this electron taken as final receiver. Molecular oxygen react with hydrogen to form H2O, and this proton gradient which is ready for the synthesis of ATP, this proton transfer here into ATP synthase through F0 and F1. During the passage of F0 and F1, there is a changes in the structure, conformational structure become changed, and this form ADP with Pi to form ATP, and this proton comes from outer chamber to inner chamber. Simple. इन्हीं पॉइंट्स में आपको ये लिखना है, ये सफिशिएंट है, और आप इस वीडियो के थ्रू पूरा जो है टॉपिक को अच्छी से समझ सकते हैं। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास लगातार वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहे। थैंक यू।